एपिसोड 728। वो हर रात नींद में चलती थी। दरवाजे खोलकर मुख्तलिफ कमरों से गुजरते हुए सोनिया की ख्वाबगाह तक आती थी, लेकिन वो दरवाज़ा बंद मिलता था। फिर वो बाहर निकल जाती। मुसल्ला पहरेदार उसे वापस कमरे में पहुंचा देते थे। इससे अंदाज़ा होता था कि वो पापा डोग के हुक्म पर अमल करते हुए नींद की हालत में सोनिया को कत्ल करने आती थी। फिर दरवाज़ा बंद होने के बाइस रुख बदल कर अपनी सौकन से दुश्मनी के लिए बाहर निकलती थी। अगर उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता तो न जाने वो कहाँ भटक जाती, क्योंकि उसे सुल्ताना और सलमान की रिहाइशगाह का इल्म नहीं था। आज सोनिया और सलमान ने फैसला किया था कि राहिला को बाहर जाने की खुली छुट्टी दी जाए और उसका ताक़ुब करके देखा जाए कि वो कहाँ जाती है। सोनिया ने राब्ता कायम होते ही सलमान की आवाज़ सुनी, मैं हूँ सोनिया। फिर उसने रिसीवर रख दिया। दूसरे ही लम्हे सलमान ने उसके दिमाग में आकर पूछा, क्या वो सो गई? अभी आंखें बंद की हैं, चुपचाप जाकर देखो, वो शैतान कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। वो चला गया। सोनिया ने लिबास तब्दील किया, जूते पहने, ज़रूरत का कुछ सामान लिया, फिर ख्वाबगाह की बत्तियां बुझाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दबे कदमों चलती हुई कॉटेज से बाहर आ गई। फिर मुसल्ला पहरेदार को बुलाकर कहा, आज रहीला को न रोकना, वो जहां जाना चाहे उसे जाने देना, उसके सामने ना आना। तुम में से एक पहरेदार बरामदे में कंबल ओढ़कर सो जाए ताकि मालूम हो कि पहरेदार सो रहे हैं। वो इन्हें हिदायत देकर कॉटेज के अहाते से बाहर आ गई। जरा फासले पर गली के किनारे उसकी कार मौजूद थी। वो स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई। सलमान ने आकर कहा, वो सो रही है, मैं अभी फिर जाऊंगा। आपसे ये कहने आया हूं कि मुझे भी राहिला का ताक़ुब करना चाहिए। क्या सुल्ताना को कॉटेज में तन्हा छोड़कर आओगे? वो तन्हा तो नहीं रहेगी। हमारे कॉटेज के अतराफ भी मुसल्ला गार्ड्स हैं। फिर कोई खतरा पेश आएगा तो वो ख्याल खानी के जरिए हमें इत्तला देगी। अगर हम मीलों दूर रहेंगे तो इसकी इत्तला से क्या हासिल होगा? किस तरह फौरन वहां पहुंचोगे? हो सकता है दुश्मन ऐसी चाल चल रहा हो, हमें राहिला के पीछे लगाकर सुल्ताना की शहरक तक पहुंचना चाहता हो। नहीं, मैं तुम्हें सुल्ताना को छोड़कर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दूंगी। वो फिर चला गया। रात के 12 बजने वाले थे। थोड़ी देर बाद सोनिया सीट पर सीधी होकर बैठ गई। उसे कॉटेज के बरामदे में राहिला दिखाई दे रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बरामदे से उतरकर अहाते के बाहर आ रही थी। सलमान ने आकर कहा, वो गहरी नींद में है, ख्वाब में पापा डोग को देख रही है। मैं उसके दिमाग में रहूंगा। सुल्ताना आपके पास आ रही है, वो आपका पैगाम मुझ तक पहुंचाएगी। राहिला अहाते के बाहर आने के बाद एक तरफ घूमकर गली में चल रही थी। चलने का अंदाज ऐसा ही था जैसे सहरजदा हो या नींद की हालत में कुछ देखे समझे बगैर जा रही हो। उसे मंजिल का पता होता तो सलमान उसके दिमाग से मालूम कर लेता। अंदाज़ा यही था कि वो सुल्ताना को हलाक करने जा रही होगी। सुल्ताना मेरे पास आ गई, मुझसे कहने लगी, अभी सलमान ने बताया है कि वो नींद में चल रही है। क्या ये मेरे कॉटेज की तरफ जा रही है? हम आगे जाकर देखेंगे कि ये किन रास्तों से गुजर रही है। सिस्टर, वो दूर निकल गई है, गाड़ी स्टार्ट करें। उसे हद्दे नज़र तक सामने मेन रोड पर जाने दो, वो गुम नहीं होगी। सलमान उसके दिमाग में है। वो बहुत दूर मेन रोड पर पहुंची। उसी वक्त एक कार उसके करीब आकर रुक गई। पिछला दरवाज़ा खुला, वो अंदर बैठ गई। कार स्टार्ट होकर फिर आगे बढ़ गई। तब सोनिया ने अपनी कार स्टार्ट की। सुल्ताना ने हैरानी से पूछा, सिस्टर, क्या आप सोच सकती थीं कि नींद में चलने वाली के लिए कहीं से एक कार आ जाएगी? मैं इससे भी ज़्यादा सोचती हूँ, इसलिए हैरत नहीं होती। कार तेज़ रफ्तारी से चलती हुई मेन रोड पर आ गई। राहिला को ले जाने वाली गाड़ी आगे जाकर ट्रैफिक में गुम हो गई थी। सुल्ताना ने सलमान को मुखातिब किया। वो सोनिया के दिमाग में आकर कहने लगा, वो पिछली सीट पर है, कोई शख्स कार ड्राइव कर रहा है। राहिला खुली आंखों से धुंधले मनाजिर देख रही है। उन मनाजिर के पेशे मंजर में उसे पापा डोग की बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही हैं। सोनिया ने कहा, तुम वहां रहो, कोई मोड़ आए या ड्राइवर टॉर्च देना चाहे तो मुझे बता देना। वो बड़ी महारत से ड्राइव करती हुई उस कार के पीछे आ गई। फिर थोड़ा फासला बढ़ा दिया ताकि ताक़ुब का शुबा ना हो। उनके दरमियान दूसरी गाड़ियां भी आकर गुजर जाती थीं। वो तकरीबन 2 घंटे तक आगे पीछे चलते रहे। फिर अगली गाड़ी एक बहुत ऊंची इमारत के सामने जाकर रुक गई। ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोला। राहिला बाहर आ गई। फिर नींद की हालत में चलती हुई इमारत के अंदर चली गई। 10 मिनट बाद सोनिया की कार वहां आकर रुकी। वो कार से उतरकर तेजी से चलती हुई इमारत के अंदर आ गई। सलमान ने कहा, राहिला लिफ्ट के जरिए ऊपर गई है, उसने छत पर जाने वाला बटन दबाया है। सोनिया ने परेशान होकर कहा, वो छत पर क्यों जा रही है? उसके पास रहो, खतरा हो तो उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर वापस ले आना।
वो तेजी से दौड़ती हुई लिफ्ट के पास आई। एक लिफ्ट ऊपर जा रही थी। वो दूसरी लिफ्ट में आ गई। उसी वक्त सलमान ने आकर कहा, सिस्टर, गजब हो गया, किसी ने उसे बेहोश कर दिया है। मैं उसके दिमाग में रहकर कुछ नहीं कर सकूंगा। वो लिफ्ट का बटन दबाकर छत की तरफ जाते हुए कहने लगी, ओह खुदाया, वो छत पर क्यों जा रही थी? अब एक एक पल कीमती था। पता नहीं किस मकसद के लिए उसे बेहोश किया गया था। फिल वक्त तो यही समझ में आ रहा था कि पापा डोक ने उसके दिमाग से हमारे ख्याल खानी करने वाले को भगा दिया है। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। उसकी मखसूस रफ्तार के बावजूद यूं लग रहा था जैसे वो चलती ही रहेगी, लेकिन ऊपर नहीं पहुंचेगी। तमाम मशीनें मुकर्ररा वक्त के मुताबिक अपना काम पूरा करती हैं। लिफ्ट मुकर्ररा वक्त पर ऊपर पहुंची। उसका दरवाज़ा खुला। हेलीकॉप्टर की गर्दिश करते हुए पंखे का शोर सुनाई दे रहा था। वो लिफ्ट से निकलकर दौड़ती हुई जीने पर आई, फिर जीने के 2 पायदान फलंगती हुई छत पर पहुंची। हेलीकॉप्टर छत से बुलंद हो रहा था। उसके दरवाजे पर झुके हुए मुसल्ला अफराद फायरिंग कर रहे थे। सोनिया को गोलियों से बचने के लिए मजबूरन दीवार की आड़ में जाना पड़ा। उसने बेबसी से देखा, हेलीकॉप्टर परवास करता हुआ दूर निकल गया था। वो नींद में चलने वाली को ले जा रहा था। सलमान ने कहा, सिस्टर, ये क्या हो गया? वो कहने लगी, फौरन जाओ, फ्रांस की फजाइया के आला अफसर को बताओ, यहाँ की एक इमारत की छत से एक हेलीकॉप्टर परवास करता जा रहा है। हेलीकॉप्टर पर IL-0013 लिखा हुआ है। वो ग्रे कलर का है। वो फ्रांस या जर्मनी पर से परवास करेगा या फिर बहरे ओकियानूस, स्पेन और बहरे रोम पर से गुजरेगा। उसे घेर कर पेरिस लाया जाए। सलमान वापस चला गया। सुल्ताना ने पूछा, सिस्टर, ये पापा डोक के लिए राहिला इतनी अहम क्यों है? और उस कमबख्त के जराए कितने वसी हैं? उसके आलाकार पेरिस में हैं। राहिला को पहले कार में फिर हेलीकॉप्टर में ले गए। क्या वो पापा डोक का साथी हेलीकॉप्टर होगा? ये हमें समझना होगा कि राहिला बहुत ज्यादा अहम क्यों है। तो मुतालिका अफसर से रब्ता करके मालूम करो हेलीकॉप्टर IL-0013 किसकी मिल्कियत है। सुल्ताना भी मालूमात हासिल करने चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने सोनिया के पास आकर कहा, मैं लैला के साथ तंजीम वाले मुल्क जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या कोई ख़ास बात है? हाँ, पापा डोक ने वहाँ पनाह ली है। टेलीपैथी जानने वाले जॉन गाउटी को ट्रैप किया है। वार्नर हैक उससे किसी तरह बचकर जजीरा पोटाया में चला गया है। सोनिया ने कहा, ओह गॉड, अब समझ में आया क्यों बेइंतहा अखराजात बर्दाश्त करके और ख़तरा मोल लेकर राहिला को अगवा किया गया है। क्या राहिला तुम्हारे हाथ से निकल गई? हाँ, पापा डोक तंजीम वाले मुल्क में पनाह लेकर तंजीम वालों के लिए काम कर रहा है। वहाँ के हुक्काम राहिला को हमारी और बाबा साहिब के इदारे की कमज़ोरी बनाकर अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बाबा साहिब की साहबजादी है और हमारे लिए मोहतरम और महबूब है। मैंने कहा, पापा डोक की ऐसी हरकतें देखकर साफ पता चलता है कि तकदीर अपना लिखा हुआ कैसे पूरा करती है। उसे तंजीम वाले मुल्क में पनाह लेकर खामोश और गुमनाम रहना चाहिए था, लेकिन तंजीम वालों ने इन्हीं शराइत पर उसे पनाह दी होगी कि वो राहिला को और टेलीपैथी जानने वालों को वहां पहुंचाए। इस तरह पापा डोक हमारी सूरत में अपनी मौत बुला रहा है। उसके इल्म ने बताया है कि वो मेरे हाथों से हलाक होगा। मैंने कहा, उसने मेरा जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे मुर्दा समझता है, वरना उसका मुकद्दर कहता है कि वो तुम्हारे या मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसीलिए तुम उसकी शहर तक पहुंचने जा रहे हो? हाँ, यही बात है। क्या तुमने अकल से काम लेना छोड़ दिया है? क्यों? आखिर बात क्या है? अक्सर लोग इल्म नुजूम को बिल्कुल सच मानते हैं। अगर वो तुम्हारे हाथों हलाक होगा तो ये साबित हो जाएगा कि उसे जहन्नुम में पहुंचाने वाले तुम ही हो और तुम ही फरहात अली तैमूर हो। सोनिया, तुम बूढ़ी हो चुकी हो। एक तस्बीह लेकर घर में बैठ जाओ। अब तुम्हारी अकल इतनी ही रह गई है जितनी तुम बातें कर रही हो। अगर उसके काले इल्म ने और मुकद्दर ने यह तय कर लिया है कि वो मेरे हाथों से मरेगा तो लाजिमन यही होगा। लेकिन दुनिया की किसी अदालत में इल्म नुजूम के जरिए कोई कातिल साबित नहीं होता और ना ही कोई फरहात को सबूत के लिए पेश करेगा। ठीक है, दुश्मनों को शुबा होगा, लेकिन शुबा करने से मुर्दा जिंदा नहीं हो जाता। वो कहने लगी, ठीक है, जाओ, मैं कोशिश करूंगी कि वो तुम्हारे हाथों से कत्ल ना हो। यानी तुम भी तंजीम वाले मुल्क जाओगी? हाँ, तुम उसे कत्ल करने जाओगे, मैं उसे बचाने जाऊंगी। अरे फिर तो अजीब मामला होगा। उसने सांस रोक ली। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। लैला मेरे अंदर रहकर ये बातें सुन रही थी। उसने कहा, सिस्टर दुरुस्त कहती हैं, आप उस शैतान को हलाक करके दुनिया वालों पर जाहिर हो जाएंगे। मैं मानती हूं कोई आपको जिंदा साबित नहीं कर सकेगा, फिर भी तमाम सुपर पावर्स और दूसरे दुश्मन शुबे में पड़ जाएंगे।
और ब्राइन वुल्फ के पीछे फराद को तलाश करना शुरू कर देंगे। तुम इत्मीनान रखो, मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा करूंगा। खुद को जाहिर नहीं होने दूंगा, उसके लिए पापा डोग को हाथ नहीं लगाऊंगा। सोनिया वहां जा रही है, उससे निमट लेगी। हम जॉन गौडी को वहां से निकाल लेंगे और वार्नर की मसरूफियात पर नजर रखेंगे। खुश हो? वो खुश हो गई। मोहब्बतें और मुसरतें समेटने के लिए लाजमी है कि पहले अपनी औरत को खुश किया जाए। पता नहीं चल रहा था कि कब रात हो रही है और कब दिन निकल रहा है। जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन के आसपास बदस्तूर गहरी तारीकी थी। ऐसे में क्या पता चलता कि कब दिन निकला और कब रात हुई। अलबत्ता नींद आने लगी तो पता चला रात हो चुकी है और इतनी रात गुजर चुकी है कि अब सोना लाजमी हो गया है। वो कहने लगी, मुझे नींद आ रही है। उसे जवाब नहीं मिला। उसने पूछा, क्या तुम सो रहे हो? वो सो चुका था, वरना जवाब जरूर देता। जोरा जोरी उसके साथ नामालूम कब से कैद थी। तब से उसने जूडी नॉर्मन को बेहद शरीफ और बेहद काबिल एतमाद पाया था। दोनों का पेट भरा हुआ था, ऐसे में नींद ज्यादा आती है। वो तो सो गया था, ये जाग रही थी। अच्छी खासी सर्दी थी और बिस्तर पर कंबल नहीं था। उसने पूछा, जूडी तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? तुम कंबल के बगैर कैसे सो रहे हो? वो ऐसी गहरी नींद में था जैसे गर्म कमरे में हो। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कंबल है? वो अपने बिस्तर से उठ गई। अंधों की तरह दोनों हाथों से रास्ता टटोलती हुई उसके बिस्तर के पास आ गई। उसका हाथ कंबल पर गया। वो कंबल खींचकर कहने लगी, तुम ओढ़कर सो रहे हो और मैं सर्दी से कांप रही हूं। हाँ। वो बेदार हो गया था। पूछ रहा था, जोरा जोरी तुम? हाँ, मुझे सर्दी लग रही है। क्या तुम्हारे पास कंबल नहीं है? नहीं। ये क्या बदमाशी है, उन्होंने एक कंबल ही रखा है। जूडी नॉर्मन ने कंबल को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सर्दी लग रही है तो मैं कहाँ जाऊं? यहां आ जाओ, एक ही कंबल में गुजारा कर लो। हरगिज नहीं, हम बारी बारी सोएंगे। पहले मैं सोती हूं, मेरे जागने के बाद तुम सो जाना। इंसाफ की बात करो, मैं सो रहा था, तुमने जगा दिया। पहले मुझे नींद पूरी करने दो। लेकिन मुझे भी नींद आ रही है। देखो, मैंने अब तक तुमसे कोई ज्यादती नहीं की है, मैं शरीफ आदमी हूं। आओ यहां सो जाओ। नहीं, ऐसे में नींद नहीं आएगी। फिर तो अच्छा है तुम जागती रहो, जब मेरी नींद पूरी होगी तो तुम सो जाना। वो कंबल ओढ़कर उसके पैरों के पास बैठ गई। जूडी एक करवट से लेट गया, आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगी, तुम मुझे पैरों से छू रहे हो। उसने दोनों पांव सुकेड़ लिए। थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में जाने लगा। तब कोई हल्की सी आवाज सुनाई थी। वो फिर आंखें खोलकर सुनने लगा। वो रो रही थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। फिर कहने लगा, अरे क्यों रो रही हो? वो रोते हुए कहने लगी, नींद आ रही है। नींद आने से सोते हैं, रोते नहीं हैं। कैसे सो सकती हूं? तुमसे डर लगता है। अंधेरे में तुम्हारा मुंह नजर नहीं आ रहा है, वरना थप्पड़ रसीद कर देता। मैं जितनी शराफत से पेश आ रहा हूं, तुम उतना ही मुझे बदमाशी पर मजबूर कर रही हो। वो ऊंची आवाज में रोने लगी। उसने डांट कर कहा, बंद करो ये आवाज। क्या तुम समझती हो तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा? क्या अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि तुम यहां मेरे रहमो करम पर हो? मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वो चुप रही। उसने कहा, तुम शराफत की जबान समझ लो और मेरे साथ कंबल ओढ़कर लेट जाओ, मेरी नींद खराब ना करो। वो अपनी जगह सिमटी हुई बैठी रही। तब तारीकी में जूडी के दोनों हाथों ने उसे जकड़ लिया। वो चीख पड़ी। उसने कहा, चीखो चिल्लाओ, यहां तुम्हारे काम आने वाला यही एक बदमाश है। वो खुद को छुड़ाना चाहती थी। उसने बिस्तर पर उसे गिरा दिया। वो गिड़गिड़ाने लगी, फॉर गॉड सेक मुझे छोड़ दो, मुझे हाथ ना लगाओ। सिर्फ इस शर्त पर छोड़ूंगा कि तुम यहां एक कंबल में लेटी रहोगी। हाँ हाँ, लेटी रहूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। लानत है तुम पर, मैं इतनी सहूलतें मैसर होने के बावजूद तुम्हें पकड़ने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा हूं, और तुम डरते हुए मेरी मर्दानगी को, मेरी दरिंदगी को भड़का रही हो। उसने छोड़ दिया। उस पर कंबल डालकर उसके पास लेट गई। वो अपने आप में सिमटने लगी। बड़ी मुश्किल थी जब एक कंबल में आ गए थे। सर्दी से बच रहे थे तो आंखें बंद करके सो जाना चाहिए था कि नींद उड़ गई थी। दोनों को एक दूसरे की आंच लग रही थी। उससे डरने वाली डरना भूल गई थी और सोच में पड़ गई थी। क्या ऐसा ही होता है? कोई और हो तो कंबल में भी सर्दी बढ़ जाती है। वो भी सोच में पड़ गया था, ये क्या हो रहा है?
मेरी शराफत सोने लगी है और मैं जाग रहा हूं, जबकि मुझे सोना चाहिए और शराफत को चौकस रहना चाहिए। वो एक दूसरे के लिए नादीदा इंसान थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए एक दूसरे को ढूंढने लगे। उस कमरे के बाहर राहदारियां थीं, वहां भी गहरा अंधेरा था। उन राहदारियों के इधर उधर मुख्तलिफ कमरे थे, वो भी तारीकी में डूबे हुए थे। एक बड़े हॉल से जीना ऊपर की तरफ गया था। वो बड़ा हॉल और जीना भी सूरज और बिजली की रोशनी से महरूम था। किसी दीवार में ऐसा सुराख नहीं था जहां से रोशनी अंदर आती, लेकिन उस जीने के ऊपर एक चोर दरवाज़ा था। उस दरवाजे की दूसरी जानिब बिजली की रोशनी थी। वो बरसों पुराना शाही महल जैसी इमारत थी, जिसके तारीख तहखाने में दोनों कैद किए गए थे। उस शाही महल की एक ख्वाबगाह में मरीना बैठी क़हक़ह लगा रही थी, कुर्सी के आगे पीछे झूलती जा रही थी। बज़ाहिर यूं लग रहा था जैसे वो नन्ही सी बच्ची की तरह झूलेदार कुर्सी पर बैठकर खुश हो रही हो और हंसती जा रही हो। दर हकीकत वो अभी जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन के दिमाग में वापस आई थी और उन दोनों को एक दूसरे का मतलूब और महबूब बनाकर खुश हो रही थी। उसने बहुत पहले ही टेलीपैथी जानने वालों के लिए ये शाही महल खरीदा था, क्योंकि जनरल की भतीजी थी, उसे अंदर की तमाम बातें मालूम हो जाती थीं। पहले उसने ट्रेनिंग सेंटरों से टेलीपैथी जानने वालों को पकड़कर लंदन के इस अड्डे में पहुंचाना चाहा था, लेकिन सोनिया की मुदाखलत के बाद इंतजामात सख्त हो गए थे। फिर उसने अंकल को मशवरा दिया था कि टेलीपैथी जानने वालों को लंदन भेजा जाए। मरीना बला की मक्कार और मामला फहम थी। उसका बाप यानी जनरल का छोटा भाई एलोन डिफोजा था। वो अपने बाप के हवाले से मैरिना डिफोंजा कहलाती थी। बाप बेटी इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग से काम करते थे कि सोनिया और सलमान भी आज तक मरीना के साय तक नहीं पहुंच पाए थे। खुद जनरल भी उसका ठिकाना नहीं जानता था। हत्ता कि बाप भी अपनी बेटी से मुलाकात नहीं करता था और ये नहीं जानता था कि बेटी ने जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन को कहाँ छुपाया है। वो बाप और भाई से बाहर का काम लेती थी, यानी किसी को अगवा करना या कोई अहम चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या दुश्मनों से मुकाबला करना होता तो उसके बाप और भाई किराए के गुंडों के साथ ये सब कुछ कर गुजरते थे। उसके बाप ने जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन को गुंडों की मदद से अगवा किया था। फिर बेटी की हिदायत के मुताबिक दोनों को बारी बारी तन्हा एक कार में शाही महल की तरफ लाया था, लेकिन इस तरह लाया था कि खुद दिमागी तौर पर गायब था। बेटी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। जब वो उन्हें तहखाने में पहुंचाकर बाहर आकर फिर कार में बैठकर वहां से 25 मील दूर चला गया तो उसने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया था। बाप शिकायत करता था, बेटी इतनी बड़ी दुनिया में कम से कम बाप पर तो भरोसा करना चाहिए। सॉरी डैडी, मैंने भरोसा करने वालों को गुलाम बनते या बेमौत मरते देखा है। मैं जो कहती हूँ उस पर अमल करते रहें, वरना मैं दूसरों को आलायकार बनाकर काम निकाल सकती हूँ। मरीना डिफोंजा को इल्म नफ्सियात में कमाल हासिल था। वो इंसानी नफ्सियात को अच्छी तरह समझती थी। अपने शिकार की खूब स्टडी करने के बाद उस पर नफ्सियाती अमल शुरू करती थी। उसने जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन की स्टडी करके समझा था कि ये नर्म और लतीफ़ जज्बों के हामिल हैं। उन्हें आनी सलाखों के पीछे पथरीली दीवारों के साए में जंजीरें नहीं पहनाना चाहिए। उन्हें जंजीरों के बगैर कैद करने के लिए उसने अंधेरे की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाती थीं। एक क्राइना से मोहब्बत करता था, दूसरी मर्द के नाम से भागती थी, मगर दोनों को ऐसा मजबूर कर दिया कि वो क्राइना को भूल गया और उसने मर्द को अपनी ज़रूरत बना लिया। मरीना डिफोंजा का तरीक़ाकार दूसरों से मुख्तलिफ और अजीब था। अगर वो चाहती तो दोनों के कमज़ोर दिमागों पर तनवीमी अमल कर सकती थी, लेकिन बेहद चालाक थी। ये समझती थी कि सोनिया के टेलीपैथी जानने वालों ने पता नहीं कितनों पर तनवीमी अमल किया है। शायद चोरा चोरी और जूडी नॉर्मन पर भी किया हो। अगर किया होगा तो बार बार उनके दिमागों में आते होंगे और उन्हें तारीकी की कैद से निकालने में नाकाम होते होंगे। इस तरह वो टेलीपैथी जानने वाले मुखालिफिन पर भी नफ्सियाती हमले कर रही थी। सवाल ये पैदा होता था कि वो उन दोनों को कब तक अंधेरों में गुम रखेगी। अगर तवील अरसे तक रखेगी तो उसे खुद क्या हासिल होगा। उसके अंदर की बात कोई नहीं जानता था कि वो क्या करने वाली है। वो बड़े सब्र और तहम्मुल वाली थी, किसी से कोई फ़ायदा उठाने के मामले में जल्दबाज नहीं थी। उसने सिर्फ उन दोनों को ही कैद नहीं किया था, 2 टेलीपैथी जानने वाले कैदी और थे। उनमें से एक पॉप हॉपकिन था और दूसरा नेटो संताना। दोनों के इल्म में ये बात नहीं थी कि मरीना उनके दिमागों पर हुक्मरानी करती है। दोनों इस असीरी से बेखबर थे। संताना की शामत आई थी कि उस पर आशिक हो गया था। मरीना ने साकी बनकर शराब पिलाई, फिर उसे नशे में ऐसा लुढ़काया कि ना मरीना याद रही ना असीरी।
तनवीमी अमल के ज़ेर असर जब वो मरीना के अहकामात की तामील करता तो उसे यूं लगता जैसे वो खुद अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है। वो कभी नहीं समझ पाया था कि एक औरत उस पर हुकूमत कर रही है। पॉप हॉपकिन एक मजबूत क़ुव्वत इरादी का मालिक था, एक ऐसा मुहिब वतन जिसे किसी कीमत पर भी खरीदा नहीं जा सकता था। मरीना ने उसे बड़ी मुश्किल से ट्रैप किया था। वो किसी के हुस्न व शबाब से मुतासिर नहीं होता था। वो शराब नहीं पीता था। जब खाने से पहले मशरूब पीने लगा तो मरीना ने उसमें बड़ी होशियारी से दवा मिला दी। मशरूब पीने के बाद उसे कमजोरी का एहसास हुआ, साथ ही अंदेशा पैदा हुआ कहीं ये दुश्मनों की चाल तो नहीं है। वो फौरन ही मेज़बान से माजरत करके महफिल से चला आया। कार ड्राइव करते हुए डॉक्टर के पास जाना चाहता था। कमजोरी का फौरी तौर पर तोड़ करने के लिए डॉक्टर से दवा लेना चाहता था। उसे शुबा था कि ऐसी हालत में कोई उसके अंदर आ सकता है, लेकिन वो अपने बचाव की कोशिश करके देख लेना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी कोशिश में कामयाब रहेगा। वो ड्राइव करता हुआ अपनी रिहाइशगाह में आ गया। ये समझ गया कि ट्रैप किया जा रहा है। उसने जनरल को इत्तला देने के लिए टेलीफोन की तरफ जाना चाहा, लेकिन जा ना सका। अपने बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर बाद होश नहीं रहा कि वो कहाँ है और उस पर क्या गुजर रही है। होश में आने के बाद उसे याद नहीं रहा कि उस पर तनवीमी अमल किया गया है। उस अमल के मुताबिक सिर्फ ये बात दिमाग में रही कि तकरीब में तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इसलिए वो घर आकर सो गया था। वो और संताना दोनों ही मुतमईन थे कि सोनिया ने या किसी भी टेलीपैथी जानने वाले ने उन्हें ट्रैप नहीं किया है और कभी किसी की चाल में या किसी के जाल में नहीं आएंगे। इस हिसाब से मरीना 4 टेलीपैथी जानने वालों की मालिक थी। जनरल के इस्तीफा देने के बाद उसने पॉप हॉपकिन और संताना के दिमागों में यह बात नक्श कर दी थी कि उन्हें लंदन जाना चाहिए। उनके यहाँ पहुंचने के बाद मरीना उन्हें भी तारीख तहखाने में कुछ अरसे तक कैद करने वाली थी। उसने 1 घंटे बाद चोरा चोरी के दिमाग में जाकर देखा। वो जूडी नॉर्मन के बाजुओं में छुप कर सो रही थी। मरीना ने दोनों के दिमाग में बारी बारी जाकर उनके खाबीदा जहन में हिदायत दी कि वो 8 घंटे तक सोते रहेंगे। उसके बाद अपने एक मुलाजिम के दिमाग में आई। उसे हुक्म दिया, तहखाने का रास्ता याद करो। वो आंखें बंद करके याद करने लगा। मरीना ने उसे भी अपना मामूल और ताबेदार बना रखा था और उसके दिमाग को हुक्म दिया कि जब वो कोई बात याद करने का हुक्म देगी तो उसे वो बात याद आ जाएगी, जब भूलने का हुक्म देगी तो फलां बात भूल जाया करेगा। वो मुलाजिम इतना जानता था कि लंदन के एक पुराने शाही महल की तर्ज पर एक बड़ी कोठी है जहां वो मुलाजिम है और उसकी एक मालिका है। वहां कोई तीसरा नहीं है। वो अपनी मालिका को देखता था, लेकिन रिहाइशगाह से बाहर जाते ही मालिका की सूरत भूल जाता था। वो समझ नहीं पाता था कि कैसी जिंदगी गुजार रहा है, और वो जिंदगी जैसी भी थी उससे वो खुश था, क्योंकि बड़े ऐशो आराम से रहता था, खूब खाता पीता, अच्छा पहनता और तफरी करता था। वो तहखाने में एक टॉर्च और एक बल्ब लेकर आया। फिर उसने जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन के कमरे में पहुंचकर बल्ब को लगाया, स्विच को दबाया। 1 दिन और 1 रात के बाद वो कमरा पूरी तरह रोशन हो गया, लेकिन वो दोनों जो रोशनी के लिए तरसते रहे थे गहरी नींद में थे। उनके दिमागों को जो हिदायत दी गई थीं उनके मुताबिक वो 8 घंटे से पहले बेदार ना होते। मुलाजिम ने कमरे और टॉयलेट वगैरह की सफाई की। वहाँ टीन के सर्वमोहर डब्बों में तरह तरह के खाने और मशरूबात थे। इनके अलावा उसने खाने पीने का ताज़ा सामान लाकर फ्रिज में रखा। दोनों के लिए मलबूसात और दूसरी ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें रखीं। फिर टॉर्च रोशन करके स्विच ऑफ कर दिया, बल्ब निकाल लिया और कमरे से बाहर आकर दरवाजे को लॉक कर दिया। जब वो तहखाने के चोर दरवाजे से निकलकर एक कमरे में पहुंचा तो उसने आंखें बंद कर लीं। मैरीना ने उसके दिमाग को तहखाने का रास्ता और वहाँ की तमाम बातें भूल जाने का हुक्म दिया। उसके बाद उसने आंखें खोलीं तो वो तहखाने को बिल्कुल ही भूल चुका था। मैरीना को नींद आ रही थी। वो रात के 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक सोने की आदी थी। खा कितनी ही मसरूफियात होती, कितनी ही परेशानियाँ और कितने ही ख़तरात होते, वो अपनी हिफाजत का सामान करके वक्त पर सो जाती और खाती पीती थी। बिल्कुल फौजी अंदाज में ज़िंदगी गुजारती थी। वो अपने उसूलों के मुताबिक अपने दिमाग को हिदायत देकर सो गई। उसकी उसूल पसंदी, मामला फहमी, एहतियाती तदाबीर और नफ्सियाती तरीक़ेकार से अंदाज़ा होता था कि वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहकर कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेगी। वो अपने वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे बेदार हो गई। उसने मामूल के मुताबिक वर्जिश की, गुस्ल वगैरह से फारिग होकर नाश्ता किया, फिर एक बैग उठाकर कोठी से बाहर आ गई। इहाते में कार मौजूद थी, उसे वहीं छोड़ दिया। वहाँ से पैदल चलती हुई कोई 200 गज के फासले पर एक छोटे से बंगले में आ गई। ये भी उसका ज़ाती बंगला था।
उसने अपने कैदियों को जहां रखा था वहां खुद रहना मुनासिब नहीं समझती थी, और यही उसकी जहानत और हिकमत अमली थी। उस बंगले में आकर उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक सोफे पर आराम से बैठकर उनके मुताल्लिक सोचने लगी, जिन्हें अब तक शिकार नहीं कर सकी थी। लंदन से जब गाउदी और वार्नर हैग गायब हुए थे तो उसने उनके दिमागों में पहुंचने की कोशिश की थी। पता चला जॉन गाउदी बेहोश है और वार्नर के पास जाने से वो सांस रोक लेता था। मरीना ने उस वक्त उन्हें नज़रअंदाज किया था। अब वो इत्मीनान से उनके हालात मालूम करना चाहती थी, इसलिए जान गाउदी के दिमाग में पहुंच गई। उसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि वो तंजीम वाले मुल्क में मगरिब में समंदर के बीच एक पहाड़ी पर है। पापा डोक नामी एक शख्स टेलीपैथी जानता है और वो काला जादू जानने का भी दावा करता है। उसने जॉन गाउदी को ट्रैप करके उस पहाड़ी पर पहुंचाया है। अभी वो पहाड़ी पर खेमा तान कर उसके अंदर एक हसीन और नौजवान लड़की के साथ बैठा हुआ था। पापा डोक ने कहा था कि आज रात गाउदी पर तनवीमी अमल करेगा और उस लड़की से उसकी शादी करवा देगा, जबकि वो ना शादी करना चाहता था और न ही तनवीमी अमल के जरिए पापा डोक का गुलाम बनना चाहता था। वो चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ रही थी। ऐसे ही वक्त पापा डोक की आवाज़ सुनाई दी। वो जॉन गाउदी से कह रहा था, मैं बार बार तुम्हारे दिमाग में आकर देख रहा हूँ कि तुम जागते रहने की कसम खा चुके हो। तुमने मेरी बेटी के हाथ से कुछ खाने पीने से भी इनकार कर दिया। तुम्हें अंदेशा है कि नींद की दवा खिलाती जाएगी। क्या तुम समझते हो जागते रहने से तुम पर तनवीमी अमल नहीं कर सकूंगा? गाउदी ने कहा, तुम बार बार आते हो और मैं बार बार कहता हूँ, मुझे हर तरह दोस्त बना लो, अपना वफादार बना लो, मगर मुझ पर तनवीमी अमल ना करो। मैं गुलामी से बचने के लिए जागता रहूँगा। तुम अहमक हो। मैं दूसरी जगह मसरूफ था, वरना बहुत पहले ही ख्याल खानी के जरिए थपक कर सुला देता। अब देखो, मैं सुलाने वाला हूँ। वो इनकार में सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं सुला सकते। वो बोलते बोलते चुप हो गया। पापा डोक ने दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। अब वो खुद दिमागी तौर पर गायब हो चुका था। बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर चुका था। मरीना खामोशी से यह तमाशा देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में डूब गया। पापा डोक उस पर तनवीमी अमल करने लगा था। वो अमल से मुतासिर हो रहा था, उसका मामूल और ताबेदार बन रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। मरीना ने सोचा था कि गाउदी के खाबीदा दिमाग को कंट्रोल करेगी और उसकी ज़बान से आमिल पापा डोक के सवालों के जवाबात देगी। वो ऐसा करना चाहती थी। तभी उसने महसूस किया कोई और भी गाउदी के दिमाग में मौजूद है और वो उसकी ज़बान से पापा डोक के सवालों के जवाबात देता जा रहा है। ऐसा एक बार टेलीपैथी जानने वाले डी बोर्बन के साथ हुआ था। सलमान ने चाहा था कि उसके कमज़ोर दिमाग पर अमल करे। ऐसे ही वक्त उसने बोर्बन के दिमाग में संताना की आवाज़ सुनी थी। वो भी बोर्बन पर तनवीमी अमल करने आया था। जब वो अमल करके उसे अपनी दानिश में तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ गया तो पता चला बोर्बन के दिमाग में शल्पा भी मौजूद थी। उसने संताना के अमल को नाकाम बना दिया था और ख़ुद उसे अपना मामूल बनाकर गई थी। ये वाक़या मरीना को मालूम था, क्योंकि वो संताना बनकर बोर्बन के पास गई थी और वहाँ नाकामी के बाद ये सबक हासिल किया था कि किसी के भी दिमाग में जाकर न पहले बोलना चाहिए, ना कोई अमल करना चाहिए। अक्सर कोई ना कोई टेलीपैथी जानने वाला छुप कर रहता है, और अब जॉन गाउदी के दिमाग में भी यही हो रहा था। पहले पापा डोक ने उस पर अमल किया, फिर कोई दूसरा शख्स अमल कर रहा था। उसने कहा, जॉन गाउदी, मैं तुम्हारा दोस्त वार्नर हैग बोल रहा हूँ। उस कम वक्त पापा डोक ने मुझे भी फांसने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं बच निकला हूँ। मैंने तुम्हें उसके तनवीमी अमल से बचा लिया है। मैं तुम पर अमल करना नहीं चाहता था। समंदर के बीच तुम्हें मामूल बनाना बेकार है। तुम मेरे किसी हुक्म की तामील नहीं कर सकोगे और न ही यहाँ से जा सकोगे, लेकिन तुम्हें दिमागी तौर पर तवाना बनाने और पापा डोक की ख्यालखानी से बचाने के लिए अमल कर रहा हूँ। वो अमल करने लगा। मरीना उसे अपने काबू में रखना चाहती थी। उसके लिए वार्नर हैग के तनवीमी अमल को नाकाम बनाना था। ऐसे ही वक्त फिर उसे महसूस हुआ कि कोई और वहाँ मौजूद है और वो चुपके चुपके वार्नर के अमल को नाकाम बना रहा है। वो हैरान नहीं हुई। ये समझ गई कि सोनिया का कोई आदमी ऐसा कर रहा है और वो दुरुस्त समझ रही थी। मैं जॉन गाउदी के दिमाग में छुपकर उसकी ज़बान से आमिल वार्नर के सवालों के जवाबात दे रहा था और यकीन दिला रहा था कि जॉन गाउदी उसका मामूल बन चुका है। दरअसल हम में से किसी ने यह सोचा तक नहीं था कि जनरल की भतीजी मरीना ने एक बहुत लंबा खेल शुरू कर दिया है। वो बड़ी कामयाबी से गुमनामी और खामोशी से ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था और हमने उसे नज़रअंदाज किया हुआ था।
मैंने वार्नर के अमल को नाकाम बनाया, लेकिन खुद अमल नहीं किया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लैला उसे जजीरा कोफों में अपना मामूल बना चुकी थी। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वहाँ मैरीना डिफोंजा छुपी हुई है। उसे पता नहीं था कि मैं जा चुका हूँ। वो समझ रही थी मैं तनवीमी अमल करूँगा, और ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। ये उसके लिए हैरानी की बात हो सकती थी, लेकिन मैंने समझ लिया कि सोनिया के किसी टेलीपैथी जानने वाले ने बहुत पहले ही जॉन गाउदी को अपना मामूल बना लिया है। इसीलिए अभी उस पर तनवीमी अमल की ज़रूरत पेश नहीं आई है। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसने भी गाउदी पर अमल नहीं किया। अगर करती तो आखिर में वो उसी का मामूल और ताबेदार बन जाता। लेकिन वो दूसरों को सोचने का मौका देना नहीं चाहती थी कि गाउदी पर किसने अमल किया है और अमल करने वाले का ताल्लुक किस पार्टी से है। फिर यह कि उसे फ़िलहाल मामूल बनाकर कुछ हासिल ना होता। अभी वो इतने बड़े ज़राए की मालिक नहीं थी। हेलीकॉप्टर वगैरह के ज़रिए उसे बीच समंदर से निकाल लाती, मगर हाँ, अक़ल इस्तेमाल कर सकती थी। और अक़ल कह रही थी उसे किसी भी तरह पापा डोग के दिमाग तक या उसकी किसी कमज़ोरी तक पहुंचना चाहिए। वो फिर गाउदी के दिमाग में आ गई। वो गहरी नींद में था। मरीना इंतज़ार करती रही कि उसके दिमाग में कोई छुपा हुआ होगा तो कुछ बोलेगा या उससे कोई हरकत कराएगा, लेकिन वो बड़ी देर से किसी मुदाखलत के बगैर नींद पूरी कर रहा था। तब मरीना ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया। खेमे के अंदर मुख्तसर सा ज़रूरत का सामान रखा हुआ था। दिन की रोशनी में वो हसीना उसके पास बिस्तर पर सो रही थी। गाउदी ने मरीना की मर्जी के मुताबिक हसीना पर जोर से हाथ रखा, फिर आंखें बंद कर लीं। वो हड़बड़ाकर उठ गई थी, आसपास देख रही थी, फिर कहने लगी, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? ओह गॉड, कितनी जोर से हाथ मारा है। मरीना उसके दिमाग में पहुंच गई थी। उसके ख्यालात बताने लगे, इसका नाम नेपा शुल्ज़म है। तंजीम वाले मुल्क के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल करने के बाद पहली बार मुल्क से बाहर समंदर के बीच में आई है, ताकि जॉन गाउदी को हुस्न व शबाब से सहरज़दा करे और उस पहाड़ी पर उसे तन्हाई से घबराने और परेशान न होने दे। नेपा शुल्ज़म से कहा गया था कि वो गाउदी को अपना दीवाना बनाने में कामयाब हो जाएगी तो उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा ओहदा दिया जाएगा, और उसे ये परेशानी थी कि नाकाम होगी तो तंजीम वाले मुल्क वापस जाना होगा। उसकी जगह दूसरी लड़की गाउदी का दिल पहलाने आ जाएगी। मरीना ने उसके अंदर पापा डोग के मुताल्लिक सवालात पैदा किए। उसकी सोच जवाब देने लगी, मैं उस शैतान के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। हमारे ट्रेनिंग सेंटर से कई लड़कियाँ उसके सामने लाई गई थीं। उसने मेरा इंतखाब किया था, फिर मुझसे कहा था कि मैं पहाड़ी पर जाकर रहूँगी और जॉन गाउदी का दिल पहलाती रहूँगी। पापा डोग मेरे दिमाग में आता जाता रहेगा। फिर उसकी सोच ने बताया कि वो योगा की माहिर है। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती है। चूंकि पिछली रात वो तन्हा थी, कोई और इंस्ट्रक्टर उसे रोकने वाला नहीं था, इसलिए उसने शराब पी थी, जिसके नतीजे में वो अभी मरीना को अपने अंदर महसूस नहीं कर रही थी। मरीना ने उस पर अमल किया। उसके दिमाग के एक हिस्से को लॉक कर दिया, जहां उसके ऐसे चोर ख्यालात महफूज रहा करेंगे जिन्हें पापा डोग भी ख्याल खानी के बावजूद नहीं पढ़ सकेगा, और नेपा शुल्ज़म कभी मरीना की आमद को नहीं समझ पाएगी। मरीना का इरादा था कि वह नेपा को नाकाम बनाकर तंजीम वाले मुल्क वापस जाने पर मजबूर करेगी, फिर उसके ज़रिए वहाँ के अफसरान और पापा डोग तक पहुँचने की कोशिश करेगी। इस काम से फारिग होकर वो दिमागी तौर पर अपने बंगले में हाजिर हो गई। यूं देखा जाए तो किसी टेलीपैथी जानने वाले का दिमाग महफूज नहीं था। किसी न किसी के दिमाग में कोई ना कोई कब्जा जमाने के लिए पहुंच जाता था। दुनिया की तमाम लड़ाइयाँ खुले मैदानों में, बाजारों में, सड़कों पर, गलियों में और घरों में होती हैं। सिर्फ टेलीपैथी की लड़ाई कभी आंखों के सामने नहीं होती। ये लड़ाई दूसरों की समझ में नहीं आती, बल्कि जिसके दिमाग के अंदर होती है वो बेचारा भी कुछ समझ नहीं पाता, और कोई आमिल ये दावा नहीं कर सकता कि आज जो उसका मामूल है वो कल भी उसका ताबेदार रहेगा। उस मामूल को ट्रैप करने के लिए कोई दूसरा आमिल दिमाग में पहुंच जाता था। वो पहले आमिल के अमल को मिटाकर अपने अहकामात उसके दिमाग में नक्श कर देता था। हर तरफ यही तोड़जोड़ हो रहा था। इसीलिए मरीना ने अपने तमाम शिकारों को महफूज रखने के लिए उन्हें तारीकी में कैद रखा था। अब वो शिल्पा के मुताल्लिक सोच रही थी। उसे मालूम था कि वो उसके अंकल की दाश्ता रह चुकी है और पिछले कई दिनों से अचानक गायब हो गई है। मरीना ने कई बार उसके दिमाग में जाना चाहा, मगर उसने सांस रोक ली। शिल्पा ये समझने का मौका नहीं देती थी कि वो अमेरिका से निकलकर किस मुल्क में क़याम कर रही है। उसने एक बार फिर कोशिश की। उसके दिमाग में पहुंचते ही कहने लगी, सांस ना रोकना,
मुझे जनरल साहिब ने भेजा है। वो तुमसे अहम बातें करना चाहते हैं। अगर तुम्हें इस तरह मेरा दिमाग में आना पसंद नहीं है तो तुम जनरल के पास जाओ। शिल्पा ने कहा, मैं किसी जनरल को नहीं जानती। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। मरीना ने जानबूझकर लंबी बात की थी ताकि कुछ देर दिमाग में रहकर उसके आसपास के माहौल को समझ सके। उसे पता चला कि वो एक कपड़ों की दुकान में है। लंदन में ड्यूक स्ट्रीट की दुकान बेहतरीन और कीमती कपड़ों के लिए मशहूर है। मरीना वहां कई बार जा चुकी थी। उसने फौरन ही दुकान को पहचान लिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शिल्पा लंदन में होगी। उसे इतने करीब पाकर वो उठ गई। तेजी से चलती हुई बंगले के बाहर आई। कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया। फिर आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो ड्यूक स्ट्रीट पहुंच गई। आधे घंटे में शिल्पा वहां से जा सकती थी, लेकिन मरीना को यकीन था कि वो आम औरतों की तरह कपड़ों का इंतखाब करने में घंटों वक्त ज़ाया करेगी। वो दुकान में दाखिल होकर दूर तक नजरें दौड़ाने लगी। शिल्पा ने शक्ल तब्दील की हुई थी। मरीना उसे सूरत से नहीं पहचान सकती थी, लेकिन आदत से पहचान लेती। वो अपनी आदत के मुताबिक थोड़े थोड़े वक्फे से बाएं मुट्ठी बंद करती और खोलती थी। ये आदत बचपन से थी। जनरल ने मरीना से इस आदत का जिक्र भी किया था। फिर मरीना ने उसे एक तकरीब में भी देखा था। वो वाकई वक्फे वक्फे से बाएं मुट्ठी बंद करती और खोलती रहती थी। वो दुकान में एक तरफ से चलती हुई मुख्तलिफ औरतों के हाथों पर नजर डालती जा रही थी। फिर एक जगह रुक गई। एक हसीन औरत ने एक बार अपनी मुट्ठी बंद करके खोली थी। मरीना कपड़े पसंद करने के बहाने वहां रुक गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर मुट्ठी बंद करके खोली। इस बार तस्दीक हो गई कि वो शिल्पा है। मरीना वहां से दुकान के दूसरे हिस्से में आ गई। वहां एक लड़की कपड़े पसंद कर रही थी। उसने लड़की से पूछा, वक्त क्या हुआ है? वो मुस्कुराकर कहने लगी, क्या पहली बार इस दुकान में आई हो? यहाँ एक नहीं 2 वॉल क्लॉक हैं। मरीना ने दीवारगीर घड़ी की तरफ देखा और फिर कहने लगी, ओह गॉड, मुझे देर हो रही है। वो तेजी से चलती हुई दुकान से बाहर आ गई। फिर अपनी कार में बैठ गई। ख्यालखानी की परवास करते हुए उस लड़की के दिमाग में पहुंच गई। उस पर अच्छी तरह कब्जा जमा लिया। वो लड़की चलती हुई शिल्पा के पास आ गई। मरीना ऐसे मामलात में बहुत मोहतात रहती थी। किसी से बराह रास्त मुलाकात नहीं करती थी। किसी दुश्मन से सामना करने की ज़रूरत होती, उसे ट्रैप करना होता, तो ऐसे मकसद के लिए किसी को आलायकार बना लेती थी। उसने लड़की के जरिए करीब होकर मुखातिब किया, हेलो शिल्पा। वो एकदम से चौंक गई। लड़की से कहने लगी, तुम कौन हो? मुझे शिल्पा कहकर क्यों मुखातिब कर रही हो? मेरा नाम जेनिफर है। मरीना ने लड़की के जरिए मुस्कुराकर कहा, जेनिफर मेरा नाम है और बहुत सी लड़कियों का नाम है, मगर तुम्हारा नाम शिल्पा है। मेकअप के जरिए चेहरा बदलने से नाम नहीं बदल जाता, आदत नहीं बदल जाती। अभी तुम बेख्तियार अपनी बाईं मुट्ठी बंद करके खोलोगी। वो परेशान होकर कहने लगी, कौन हो तुम? मुझे जनरल ने भेजा है। अच्छा, उसके किसी ख्यालखानी करने वाले ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है? हाँ, वो ख्यालखानी करने वाला तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मेरे साथ चलो। अगर मैं ना चलूँ? तुम हर तरफ से घिरी हुई हो, मैं तो खाली हाथ हूँ। दूसरे तुम्हें गन पॉइंट पर ले जाएंगे। ठीक है, चलो। वो दोनों दुकान से बाहर आ गई। शिल्पा ने पूछा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी में वो लोग हैं जो तुम्हारा ताक़ुब करते रहेंगे। मैं तुम्हारी गाड़ी में जाऊंगी। मेरी गाड़ी स्ट्रीट के कॉर्नर पर है, वहां तक पैदल जाना होगा। वो दोनों फुटपाथ पर चलने लगीं। उस रास्ते के आखिरी मोड़ पर कार खड़ी हुई थी। वो दोनों अगली सीट पर बैठ गईं। शिल्पा ने पूछा, कहाँ चलना है? जहां तुम रहती हो। वो कार स्टार्ट करते हुए बोली, अच्छा, तो मेरी रिहाइशगाह देखना चाहती हो? कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर शिल्पा ने पूछा, तुम्हारे लोग ताक़ुब करते दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो ताक़ुब ही क्या, जो समझ में आ जाए, तुम्हें बाद में पता चलेगा। खासी तवील ड्राइविंग के बाद वो कार एक बंगले के अहाते में आई। दोनों कार से उतरकर बंगले के अंदर एक ड्राइंग रूम में पहुंची। शिल्पा ने कहा, अब सच सच उगल दो, तुम कौन हो? ये बात यकीनी है कि तुम्हारे साथ कोई मर्द साथी नहीं है? हाँ, मैं तन्हा हूँ और अभी तुम्हें जख्मी करके तुम्हारे दिमाग में पहुंचूंगी और तुम्हें अपनी मामूला और ताबेदार बना लूंगी। शिल्पा ने हंसते हुए कहा, ऐसा करने से पहले मेरा बायां हाथ देखो। उसने बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। वो देर तक उस हाथ को देखती रही। उसे आदत के मुताबिक मुट्ठी को बंद करना और खोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मरीना ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मेरी मुट्ठी बार बार बंद नहीं होती है, इसलिए मैं शिल्पा नहीं हूं। मैं तुम्हें दुकान में कह चुकी थी कि मेरा नाम जेनिफर है। जेनिफर उर्फ जोजो। कौन जोजो?
क्या वो जिसे मास्कमैन ने अगवा किया था और जो पारस की बीवी और फरहाद की बहू है? हाँ, मैं वही जोजो हूँ। मुझे जख्मी करके मेरे दिमाग में पहुंचने की हसरत रह जाएगी और हमारे पिंजरे में एक और ख्यालखानी करने वाली लड़की का इजाफा हो जाएगा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं शिल्पा को ट्रैप करना चाहती हूँ? मैं उसके दिमाग में आती जाती हूँ। मैं अपने महबूब के साथ उसके पीछे दुकान में आई थी। उसके दिमाग में झांकने से पता चला जनरल के किसी ख्यालखानी करने वाले ने उससे बात की थी। मैं समझ गई, जनरल का कोई टेलीपैथी जानने वाला उस दुकान में आएगा। शिल्पा मेरी मामूल है। मैंने उसे दुकान से रवाना कर दिया, फिर उसकी तरफ बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करने और खोलने लगी। ये तदबीर काम आई और तुम यहां फंसने चली आई। मरीना ने हंसते हुए कहा, जो वाकई तुम चालाक हो। तुमने बहुत मजबूत जाल फेंका था, मगर अफसोस तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है महज एक आलायकार है। मैं इसका दिमाग छोड़कर जा रही हूं। ये कहते ही मरीना दिमागी तौर पर अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर हाजिर हो गई। उसने फराद अली तैमूर की बहू को जबरदस्त झांसा दिया था और ये बात बहुत बड़ी थी। इस बात पर कोई भी होता तो खुलकर हंसता, और वो भी हंस रही थी। कार की महदूद फजा में उसकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन ये मुख्तसर सी खुशी थी। अचानक ही वो चुप हो गई। कार की पिछली सीट से पारस की आवाज़ सुनाई थी, जो लतीफ़ा तुम्हें हंसा रहा है वो मुझे भी तो सुनाओ। वो एकदम उछल पड़ी, जैसे पिछली सीट पर बम का धमाका हुआ हो। उसके हलक से चीख निकल गई। उसने तेजी से पलट कर देखा। पारस को देखकर रहे सहे होश भी उड़ गए। उससे पहली बार सामना हो रहा था। इससे पहले वो उसकी तस्वीरें और वीडियो फिल्में देख चुकी थी, उसका रिकॉर्ड पढ़ चुकी थी और ये तय कर चुकी थी कि पारस और अली तैमूर से कभी नहीं टकराएगी। अगर ऐसा मौका आया तो कतरा कर निकल जाएगी। लेकिन वो मौत की तरह अचानक यूं आया था कि अब कतरा कर निकल जाने का रास्ता नहीं रहा था। वैसे वो बला की ज़हीन और हासिर दिमाग थी। उसने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया। मुस्कुराकर कहने लगी, ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर खौफ से दम निकल जाता तो? तुम हंस रही थीं और मैंने हंसते हंसते किसी का दम निकलते नहीं देखा। मगर आज तुम देख लेते। अगर मैं मर जाती तो? मैं ऐसी ज़बरदस्त हसीना की गुर्बत से महरूम हो जाता। वैसे जो भी हसीना मेरी ज़िंदगी में आती है वो हुस्न की खैरात देने से पहले नहीं मरती। वो हंसते हुए कहने लगी, अच्छा, मुझसे हुस्न की खैरात मांग रहे हो? ऐसी बातें अपनी जोजो के सामने कर सकते हो? ओह, इसका मतलब है तुम मुझे पारस की हैसियत से पहचानती हो और अभी खैलखानी के जरिए जोजो के पास से आ रही हो। हाँ, मैं जोजो को शिल्पा समझकर पीछा कर रही थी। मैं सुपर मास्टर की खैलखानी करने वाली हूँ। मुझे दोस्त या दुश्मन, अपना या बेगाना कोई नहीं जानता। पहली बार तुम मुझे देख रहे हो। अच्छा, तो तुम मरीना हो। मरीना जनरल की भतीजी है। तुम सब उसके नाम से वाकिफ हो। मेरा नाम सिर्फ सुपर मास्टर सलमान वास्ती जानता है। सुपर मास्टर का नाम मास्टर एरेरे है। ये नाम था, अब नहीं है। मैं अपने मास्टर सलमान वास्ती की राजदार और ऐसी मातहत हूँ जिसका जिक्र वो तुम लोगों के सामने नहीं करता है। तुम्हारी ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। अभी हजम करा देती हूँ। सलमान वास्ती साहिब से कहती हूँ वो तुम्हारे दिमाग में आकर तस्दीक कर दें। वो चुप हुई, जैसे ख्यालखानी के जरिए सलमान वास्ती के पास गई हो, लेकिन वो अपने मामूल संताना के पास आई और उसे हुक्म दिया कि सुपर मास्टर एरेरे का लहजा इख्तियार करके पारस के दिमाग में जाए। उसने हुक्म की तामील की। पारस के दिमाग में आया। फिर मरीना के मर्जी के मुताबिक कहने लगा, हेलो बेटे, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। सूफिया के कहने पर आया हूँ। मैं अपनी इस मातहत के बारे में बाद में बताऊंगा। इसे जाने दो, ये मेरे मामलात में मसरूफ़ है। ये शिल्पा का पीछा क्यों कर रही थी? इसलिए कि शिल्पा के पीछे मरीना है। मैंने कहा ना, अभी मसरूफ़ हूँ। आधे घंटे बाद तुमसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा। सूफिया को जाने दो। वो पारस के दिमाग से चला गया। पारस ने पूछा, तुम्हारा नाम सूफिया है? मास्टर सलमान ने तुम्हें मेरा नाम ही बता दिया, जबकि वो सारी दुनिया से छुपाते हैं। मैं अंकल के हुक्म से जा रहा हूँ, मगर तुम इतनी चिकनी हो कि फिसल कर फिर किसी मोड़ पर मिलूंगा। वो हंसने लगी। पारस पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। वो कार स्टार्ट करते हुए कहने लगी, मैं जा रही हूँ, वैसे तुम मुझे बहुत याद करोगे। उसने कार आगे बढ़ा दी, फिर रफ्तार बढ़ाते हुए एक मोड़ पर नज़रों से ओझल हो गई। बहुत दूर निकल आने के बाद उसने गाड़ी रोकी। उसे वहीं छोड़कर पैदल फुटपाथ पर चलने लगी। फिर एक टैक्सी में बैठ गई। अब वो कार इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पारस की नज़रों में आ गई थी। उसने टैक्सी को अपने बंगले से दूर छोड़ दिया। वहाँ से पैदल आई। फिर बंगले के अंदर पहुँचते ही उसने सबसे पहले आरसी मेकअप उतारा।
उसके बाद इत्मीनान से बिस्तर पर गिर गई। आज वो बाल बाल बची थी। ज़रा भी संभलने में देर करती और हासिर दिमागी से काम न लेती तो पारस उसे निगल लेता, उसके दिमाग को कमज़ोर बनाकर अपने टेलीपैथी जानने वालों के ज़रिए ताबेदार बना लेता। मरीना ऐसे वक्त अपनी चालाकी और कामयाबी से बच निकल आने पर खुश नहीं हो रही थी, बल्कि उस गलती पर गौर कर रही थी जो उसे सोनिया के कदमों में पहुंचाने वाली थी। अगर वो शिल्पा को ट्रैप करने खुद ना चाहती, बंगले में बैठकर ख्यालखानी करती या किसी को आलाकार बनाकर शिल्पा को गिरफ्त में लेती तो यूं खतरे से दो चार ना होती। टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद वो जब से मैदान अमल में आई थी तब से ये उसकी पहली गलती थी। उसने तौबा की और अहद किया कि आइंदा किसी मामले में बराह रास्त शरीक नहीं होगी और अपनी पनागाह से बाहर निकलने के बाद एक सेकंड के लिए भी ख्यालखानी नहीं करेगी। मरीना दूसरे ख्यालखानी करने वालों की तरह अब तक किसी की गिरफ्त में नहीं आई थी। इसकी वजूहात ये थीं कि वो बड़ी मुसीबतों में भी बदहवास नहीं होती थी, चश्मे ज़दन में हाजिर दिमागी से काम लेती थी। सबसे बड़ी बात यह कि अपना मुहासबा खुद करती थी, अपनी गलतियों को तस्लीम करती थी, फिर उन गलतियों से परहेज़ करती थी। उसके अंदर इश्क व मोहब्बत के जरासीम नहीं थे, वो किसी की शख्सियत से मुतासिर नहीं होती थी। संताना उस पर आशिक हुआ था, उसने उसे झांसा देकर अपना मामूल बना लिया था। पारस की शख्सियत उसकी आवाज़ और लहजे में मर्दानगी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके बावजूद वो मुतासिर नहीं हुई। उससे निजात हासिल करने के बाद इस कदर मोहतात हो गई थी कि फिर उसे याद भी नहीं किया। कोई दूसरी होती तो उसे धोखा देकर आने की खुशी में ज़रूर ख्यालखानी के ज़रिए उसके दिमाग में जाती, उसका मजाक उड़ाने के बहाने उससे मेलजोल शुरू हो जाता। मरीना किसी भी बहाने बहकने वाली नहीं थी। पारस उस बंगले में आया जहां जोजो के साथ क़याम था। जोजो ने कहा, पता नहीं वो ख्यालखानी करने वाली कौन थी, मैं धोखा खा गई। उस आलाकार लड़की को यहाँ ले आई थी। वैसे तुम बताओ, किसी कार के पीछे सीट में छुपने गए थे, वहां क्या बना? कुछ नहीं, वो अंकल सलमान की खास ख्यालखानी करने वाली मातहत थी। मैं हैरान हूं कि अंकल ने उसे राज बनाकर क्यों रखा है। ये तुम्हें अंकल से पूछना चाहिए। हाँ पूछा था, लेकिन वो बहुत मसरूफ़ थे। उन्होंने आधे घंटे बाद मुझे उसके मुताल्लिक बताने का वादा किया है। वैसे 1.5 घंटा गुजर चुका है, मेरा ख्याल है अभी तक वो मसरूफ़ हैं। हो सकता है वो मसरूफियात के बाइस भूल गए हों। मैं उन्हें मुखातिब करूं? हाँ, ये पूछो उनकी मसरूफियात में हम किसी काम आ सकते हैं। जोजो ने ख्यालखानी की परवास की, फिर सलमान की सांस रोकने से पहले कोड वर्ड्स अदा किए। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी आई है, बोलो कोई ख़ास बात है? पारस कह रहा था कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, क्या हम किसी काम आ सकते हैं? बेटे कोई ख़ास मसरूफियत नहीं है। फिर आपने वादे के मुताबिक पारस से रब्ता क्यों नहीं किया? वादे के मुताबिक? मैंने पारस से कोई वादा नहीं किया था। जोजो ने पारस से पूछा, ये क्या चक्कर है? अंकल कह रहे हैं उन्होंने तुमसे रब्ता करने का वादा नहीं किया था। अंकल से कहो मुझसे बात करें। थोड़ी देर बाद सलमान ने पारस के दिमाग में आते ही कोड वर्ड्स अदा किए। पारस ने चौंक कर पूछा, अंकल आप 1.5 घंटा पहले मेरे पास आए थे, उस वक्त कोड वर्ड्स अदा नहीं किए थे, क्या मैंने धोखा खाया है? हाँ बेशक, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। ताज्जुब है तुमने आने वाले से कोड वर्ड्स अदा करने के लिए क्यों ना कहा। कभी कभी आप और पापा मसरूफियात के बाइस कोड वर्ड्स अदा नहीं करते, फ़ौरन ही काम की बातें कहकर रुखसत हो जाते हैं। मैंने समझा आज भी मसरूफियात के बाइस ऐसा कर रहे हैं। हाँ मैंने एक आध बार ऐसा ज़रूर किया है। हमारी बेउसूली के सबब तुम धोखा खा गए। वैसे मामला क्या था? पारस ने उस ख्यालखानी करने वाली की चालबाजी सलमान को बताई, जो भी उसके दिमाग में रहकर सुन रही थी। हंसते हुए कहने लगी, शेम, एक लड़की से धोखा खा गए, बड़े चालाक बनते थे। सलमान ने कहा, नहीं जोजो, शर्मिंदा पारस को नहीं, हमें होना चाहिए। आइंदा हम उजलत में भी कोड वर्ड्स अदा ज़रूर करेंगे। आपका क्या ख्याल है, वो मैरीना थी? हाँ वही होगी, बेहद चालाक है। वही एक ख्यालखानी करने वाली ऐसी है जो अब तक हमारी नज़रों में नहीं आई है। एक बार तुम्हारे पापा जनरल के ज़रिए उसे ट्रैप करना चाहते थे, मैं भी ख्यालखानी के ज़रिए मौजूद था, मगर वो हम दोनों को चक्कर दे गई। दूसरी बार तुम्हें धोखा दिया है। वैसे आइंदा उससे टकराने में मज़ा आएगा। जी हाँ, लेकिन आपको इस उम्र में टकराना नहीं चाहिए। अच्छा, सलमान ने रवानी में कहा, फिर चौंक कर बोला, तुम शरारत से बाज नहीं आओगे? वो चला गया। जोजो ने कहा, बुजुर्गों को इस तरह छेड़ना नहीं चाहिए। 1 माह पहले अंकल ने सुल्ताना आंटी से और पापा ने लैला आंटी से शादी की है।
ये ताज़ा ताज़ा शादी करने वाले बुजुर्ग कैसे हो गए? वो हंसने लगी, फिर कहने लगी, मरीना कैसी थी? मुझे उसकी खैरियत पूछने का मौका नहीं मिला। वैसे वो बीमार नहीं थी। मैं उसकी दुख बीमारी का नहीं पूछ रही हूँ। मेरा सवाल समझकर भी बन रहे हो? क्या तुम ये पूछना चाहती हो कि वो हुस्न में यूं ही सी थी या कमाल थी? हाँ हाँ, सच सच बताओ। भाई वो असली रूप में तो हो नहीं सकती थी। चेहरा बदल कर आई होगी। फिर मैं आरसी चेहरे के पीछे कैसे देख सकता था? जब मर्द किसी लड़की से धोखा खाता है तो उसे भूलता नहीं है। यही बात मरीना ने जाते जाते कही थी कि मैं उसे बहुत याद करूंगा। पता नहीं लड़कियों को इतनी खुशफहमी क्यों रहती है। तुम उसे याद नहीं करोगे? याद करूंगा नहीं, बल्कि याद रखूंगा। याद करने में दिली लगाव होता है और याद रखने में चैलेंज होता है कि उसने मेरे साथ जो किया उसका जवाब जल्द ही देना है। हरगिज़ नहीं, तुम उसे चैलेंज के तौर पर याद नहीं रखोगे। मैं उससे बदला लूंगी। पारस ने उसकी तसल्ली के लिए एकदम से चौंक कर कहा, हाँ अब याद आया। उसके चेहरे पर दो ऐब ऐसे थे जिसे वो मेकअप से भी छुपा ना सकी। उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, अच्छा वो ऐब क्या थे? उसे एक बार नजरें मिली तो मैंने देखा वो भेंगी है। मैं मशरिक की तरफ था और वो मगरिब की तरफ देख रही थी। जब उसने कहका लगाया तो उसके अगले दो दांत टूटे हुए थे। तौबा, कितनी बुरी लग रही होगी। उसने दुरुस्त कहा था कि मैं उसे बहुत याद करूंगा। उसकी तिरछी नज़र और टूटे हुए दांत अक्सर याद आया करेंगे। जो दिल खोलकर हंसने लगी। उसे इत्मीनान हो गया कि मरीना के पास पारस के बहकने का सामान नहीं है। और पारस सोच रहा था, मैदान अमल में हुस्न व शबाब अहम नहीं होता, अहमियत चैलेंज की होती है। वो हसीना जिसने अंकल को और पापा को झांसा दिया और आज मुझे उल्लू बना गई, उसे तो मैं ज़रूर याद रखूंगा और मेरा याद रखना उसे महंगा पड़ेगा। हो सकता है पारस कभी उससे फिर टकरा जाए, लेकिन ऐसा जब भी होगा इत्तेफाक से होगा, क्योंकि मरीना के मोहतात अमल ने, उसके उसूलों की पाबंदी ने उसे हर तरह महफूज रखा था और आइंदा भी वो महफूज रहने वाली थी। कभी मुकद्दर बिगड़ जाए तो ये अलग बात है। वो पिछली बार गाउदी के कमज़ोर दिमाग में गई थी। वो न सांस रोक सकता था, न ख्याल खानी कर सकता था। पापा डोग ने उसे एक पहाड़ी पर पहुंचा दिया था जो तंजीम वाले मुल्क के करीब समंदर के बीच में थी। उस पहाड़ी के चारों तरफ बिजली के नातीदा तार थे। गोताखोरी के जरिए वहां जाने वाले उन तारों की जद में आकर हलाक हो जाते। तंजीम वाले मुल्क के साहिल पर एक बहुत बड़ी दूरबीन थी जिसके जरिए उसे दिन रात देखा जाता था। इतनी सख्त निगरानी थी कि गाउदी की मदद के लिए कोई वहां नहीं पहुंच सकता था। सेटॉन पापा डोक ने उसकी तन्हाई दूर करने के लिए एक तौबा शिकन हसीना को भेजा था। हसीना का नाम नेपा शुलूम था। वो तंजीम वाले मुल्क के इंटेलिजेंस के शोबे से तरबियत हासिल कर चुकी थी। योगा की माहिर थी। चूंकि उसने पिछली रात शराब पी थी, इसलिए मरीना को अपने दिमाग में महसूस न कर सकी। यूं मरीना ने उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया था। वो नीपा शुलूम के दिमाग में रहकर पापा डोक के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहती थी। उसे यकीन था कि वो उस शैतान की किसी कमजोरी तक पहुंच जाएगी। इस मकसद से वो फिर नीपा के दिमाग में आई। वो गाउदी से कह रही थी, मैं कल से तुम्हें अपनी तरफ माइल कर रही हूं। मेरा शुमार हसीन तरीन लड़कियों में होता है। मेरे शबाब में इतनी गर्मी है कि बुझे हुए चूल्हे के पास जाऊं तो वह सुलग उठें। क्या तुम बिल्कुल ही डीप फ्रीजर हो? वो उसे देखते हुए सर्द आह भरकर बोला, मैंने अमेरिका और यूरोप में हजारों हसीनाएं देखी हैं, लेकिन तुम्हारी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तुम्हारा शबाब हर जाविये से ललचाता है, लेकिन जान पर बनी हो तो निगाहों से हुस्न बुझ जाता है, रंग मर जाते हैं, खुशबू गुम हो जाती है और ललचाने वाली जवानी का भी जनाजा निकल जाता है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस कैद से कैसे निजात मिलेगी। शायद कभी रिहाई ना मिले। शायद इसलिए कह रही हूं कि कभी अकल से काम लोगे तो यहां से जरूर निकल सकोगे। मेरी अकल काम नहीं कर रही है। मुझसे ताउन करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा वफादार रहूंगा। अकल कहती है 2-4 हफ्तों या 2-4 महीनों में रिहाई मुमकिन नहीं है। हिकमत अमली से काम करो। फिलहाल पापा डोक के अहकामात की तामील करते रहो। मुझसे शादी कर लो। जब तुम मेरे हुस्न शबाब और मेरी ज़िंदगी के मालिक व मुख्तार बन जाओगे तो मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए सोचूंगी और तुम्हें कैद से निकालने के लिए जान की बाजी लगा दूंगी। वो परेशान होकर कहने लगा, पापा डोक ने कहा था कि वो मेरी नींद के दौरान मुझ पर तनवीमी अमल करेगा। मैं पिछली रात गहरी नींद में था। अगर उसने हिप्नोटिज्म के जरिए मुझे अपना ताबेदार बना लिया होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा
और मैं नादानिस्तगी में अपनी मर्जी के खिलाफ उसके अहकामात की तामील करता रहूँगा। नीपा ने मरीना की मर्जी के मुताबिक कहा, तुम पापा डोग के खिलाफ बोल रहे हो। इससे जाहिर होता है कि उसने अभी तक तुम्हें हिप्नोटिज्म के जरिए अपना ताबेदार नहीं बनाया है। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। अगर मैं उससे सहरज़दा होता तो उसकी मुखालफत में न सोचता और न ही बोलता। उस वक्त वार्नर हैक ने उसे मुखातिब किया। गाउदी खला में तकते हुए सुनने लगा। मैरीना ने नीपा के जरिए उसका ये अंदाज देखा और समझ गई कि कोई उसके दिमाग में आया है। वो फौरन ही गाउदी के अंदर पहुंची। वहां वार्नर हैक कह रहा था, गाउदी मेरे दोस्त, ये नीपा दुरुस्त कह रही है। तुम उस शैतान के मामूल नहीं हो। वो पिछली रात तुम्हारे दिमाग में आकर बड़ी देर तक अमल करता रहा था, लेकिन मैं उसे नाकाम बनाता रहा। वो ये समझ गया कि तुम उसके मामूल और वफादार बन चुके हो। गाउदी ने खुश होकर कहा, वार्नर तुम सच्चे दोस्त हो। तुमने मुझे शैतान की गुलामी से बचा लिया है। प्लीज़ मुझे गाइड करो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यही तुम्हारी कमज़ोरी है। परेशान और हवास बाख्ता रहोगे तो मुसीबतों से कभी निजात हासिल नहीं कर सकोगे। मेरे मशवरों पर अमल करो। पापा डोग पर जाहिर कर दो कि तुम उसके मामूल और वफादार हो चुके हो। उसकी मर्जी के मुताबिक नीपा से इश्क शुरू कर दो। उसके अहकामात की तामील करते रहो। जब तुम दिमाग से काम लेने लगोगे तो हम दोनों जल्द ही उस शैतान पर गालिब आ जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे मशवरों पर अमल कर रहा हूँ। मैं अपनी जगह मसरूफ़ हूँ, फिर आऊँगा। वो चला गया। गाउदी ने बड़े प्यार से मुस्कुरा कर देखा। नीपा ने पूछा, ये सोचते सोचते मुस्कुराने क्यों लगे? तुम दुरुस्त कह रही थी कि मुझे अकल से काम लेना चाहिए। यानी तुम्हारी अकल काम कर रही है? हाँ, ये बात समझ में आ गई है कि मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकूँगा। मुझे एक साथी की ज़रूरत है। अगर मैं तुम्हारे जिस्म जान का मालिक बन जाऊं तो तुमसे ज़्यादा वफादार साथी कोई और नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है। वो क्या? मैं बड़ी देर से दिल ही दिल में पापा डोग को गालियां देना चाहता हूं, मगर दिमाग रोकता है और ये ख्याल पैदा होता है कि मुखालिफाना ख्यालात के बावजूद मुझे पापा डोग की इज्जत करनी चाहिए। वो कहने लगी, इसका मतलब है तुम गैर शऊरी तौर पर पापा डोग से मुतासिर हो और ना चाहते हुए भी उसके वफादार रहोगे। हाँ मेरी जान नीपा, अब क्या होगा? मैं उसका मामूल बन चुका हूं। वो उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहने लगी, परवाह ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वादा करती हूं उसके शहर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। उसके बाद मरीना उसके दिमाग से आ गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शहर में गिरफ्तार हो रहे थे। नीपा उसके लिए मुखलिस नहीं थी। अपने मुल्क और कौम में एक टेलीपैथी जानने वाले का इजाफा करने के लिए हुस्न व शबाब का दस्तरखान बिछा रही थी, और गाउदी अपने दोस्त वार्नर के मशवरे के मुताबिक तंजीम वाले मुल्क की पहली बोटी नोच रहा था। मरीना सटान पापा डोग की बातें सुनने के लिए नीपा के पास गई थी, लेकिन पापा डोग पिछली रात के बाद फिर नहीं आया था। वो दूसरे मामलात में मसरूफ़ होगा। मरीना उन दूसरे मामलात को जानने के लिए 2 घंटे बाद फिर नीपा के पास आ गई। वहाँ अचानक ही बारिश होने लगी थी। दोनों बड़ी बेहिजाबी से बारिश में हुस्न मोहब्बत कर रहे थे। वो नागवारी से वापस आना चाहती थी। उसी वक्त नीपा के दिमाग में पापा डोग की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, शाबाश, तुमने इसे अपना दीवाना बना ही लिया। उसे शर्म और लिहाज से ऐसे वक्त दिमाग से चला जाना चाहिए था, लेकिन शैतान से शर्म की तवक्को अबस है। नीपा भी पक्की बेशर्म थी। उसने जवाब दिया, ये बड़ी मुश्किलों से काबू में आया है। वैसे आपने सही तौर पर तनवीमी अमल नहीं किया है। क्या बात हो गई? वो गैर शऊरी तौर पर आपका वफादार बन चुका है, मगर आम हालात में आपके खिलाफ सोचता है। क्या तनवीमी अमल के नतीजे में ऐसी दोहरी कैफियत हो सकती है? दोहरी कैफियत हर मामूल के साथ होती है। मामूल बज़ाहिर नॉर्मल होता है, ख़ुद को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार समझता है, अपने आमिल के खिलाफ बोलता भी है, लेकिन गैर शऊरी तौर पर बेख्तियार वही करता है जो आमिल चाहता है। क्या अब आप अपने अहकामात की तामील उससे करा सकते हैं? हाँ, हम अभी आजमा लेते हैं। तुमने उसे मस्ती, सुरूर और बेखुदी की जिस मंजिल पर पहुंचा दिया है, वहां से कोई वापस आना नहीं चाहता। मैं उसे वापस आने का हुक्म दे रहा हूं। वो नीपा के अंदर से निकलकर गाउदी के दिमाग में पहुंच गया। फिर हाकिमाना अंदाज में कहने लगा, मैं हूं तुम्हारा आका सटॉन पापा डोग। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, उठ जाओ। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने फिर हुक्म दिया, नीपा से दूर जाकर तन्हा बारिश में भीगते रहो। वो बरसात में जलती हुई आग से दूर जाकर भीगने लगा। मरीना गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई।
हालांकि उसे पापा डॉग की बातें सुनना चाहिए थीं, मगर वो ख्याल खानी जारी न रख सकी। अपने चेहरे और गर्दन को छूकर देखा तो पसीना निकल रहा था, अपनी सांसें गर्म लग रही थीं। उस वक्त मालूम हो रहा था कि शऊर और लाशऊर की कारगुजारियां क्या होती हैं। वो शऊरी तौर पर पापा डॉग की बातें सुन रही थी, लेकिन गैर शऊरी तौर पर बरसात में भीग रही थी। उसे नीपा के अंदर नहीं रहना चाहिए था, लेकिन दानिस्तगी में जज्बों की ऐसी मार पड़ रही थी कि वो वापस आना भूल गई थी। जब वो वापस आई तो पता चला थक गई है, निढाल हो गई है। ऐसे में उसे गिर पड़ना चाहिए था। वो बड़ी देर तक बिस्तर पर पड़ी छत को तकती रही, फिर उठकर फ्रिज के पास आकर उसे खोला। उसमें से ठंडी बोतल निकालकर पीने लगी। पानी हलक को और सीने को ठंडक पहुंचाने लगा। वो दिमाग को हर तरह की सोच से खाली रखना चाहती थी, लेकिन जब तक सांसें चलती रहती हैं, दिल धड़कनों से और दिमाग सोच से खाली हो जाता है। जब आदमी सोचता है कि कुछ नहीं सोच रहा है, तब भी वो सोचता है। वैसे वो गिरते गिरते संभलना जानती थी। पानी पीने के बाद वो फर्श पर बैठ गई। योगा का एक आसन इख्तियार करके सांस रोक लिया। जब सांस रुक गई तो सोचे भी थम गई। इंसानी जिंदगी का सारा खेल सांसों का है, नफ्स का है और नफसानी तकाज़ों का है। अगर सांस काबू में है तो आदमी नफ्स के बेलगाम घोड़े को काबू में कर सकता है। मरीना ने पहले 10 मिनट सांस रोकी, फिर 1 मिनट तक सांसें लेने के बाद 15 मिनट तक सांसें रोक ली। ऐसा कई बार किया और फिर उठकर खड़ी हो गई। मुस्कुराकर खुद को आईने में देखा। दिमाग से नामकबूल ख्यालात छट गए थे। अब नीपा और गाउदी के हवाले से कोई आलूदा सोच नहीं आ सकती थी। मरीना की यह भी एक खूबी थी, वो अपने अंदर लड़ना, अपने अंदर की चुड़ैल को शिकस्त देना और तामीरी अंदाज में अपनी ही ज़ात पर फतह हासिल करना जानती थी। यही वजह थी कि कोई मर्द खा दोस्त हो या दुश्मन उसे तस्खीर नहीं कर सकता था। उसने दूसरी तरफ ध्यान दिया। उसकी हिदायत के मुताबिक कैनी पॉल और संताना लंदन पहुंच गए थे। ये दोनों टेलीपैथी जानने वाले मरीना के मामूल और ताबेदार थे, लेकिन इस हकीकत से बेखबर थे कि वो उनके दिमागों पर हुकूमत करती है। वो खुद को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार समझ रहे थे। उनका ख्याल था कि वो गुमशुदा टेलीपैथी जानने वालों को तलाश करने लंदन आए हैं। जब वो वहाँ पहुँचे तो मरीना ने पहले कैनी पॉल के दिमाग में आकर कब्जा जमाया, उसे गायब दिमाग बनाया, फिर उसे पुराने शाही महल नुमा इमारत के तहखाने में पहुँचा दिया। उस तहखाने के एक कुशादा कमरे में पहले ही जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन कैद की जिंदगी गुजार रहे थे। मरीना ने कैनी पॉल को दूसरे कमरे में कैद करके उसके दिमाग को आज़ाद कर दिया। वो दिमागी तौर पर हाजिर होते ही चौंक गया। उसके चारों तरफ गहरी तारीकी थी। वो एकदम से परेशान होकर उठ गया था। कब्र जैसी तारीकी में यूं लगा जैसे जिंदा दफन कर दिया गया हो। फिर दफन होने वाली बात गलत लगी, क्योंकि वो अभी बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ था और कब्र इतनी कुशादा नहीं होती कि वहां पलंग भी बिछा दिया जाए। वो थोड़ी देर पहले दिन की रोशनी और लंदन की खुली फजाओं में था। अचानक तारीकी में पहुंचकर बुरी तरह बदहवास होना चाहिए था, लेकिन वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगा और सोचने लगा, ये कैसे हो गया। मैं पता नहीं कितनी देर दिमागी तौर पर गायब रहा। अब पूरे होश हवास में ये तारीकी है और मैं किसी कमरे में खुद को पा रहा हूँ। इसका साफ मतलब यह है कि मैं किसी के तनवीमी अमल के ज़ेर असर हूँ। वो शिकस्त खोरदा अंदाज में बैठ गया। दिमागी तौर पर किसी का गुलाम बनने का सदमा जानलेवा था। उसने बड़े दुख से पूछा, कौन हो तुम?